जय हिंद दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी सीरीज का सबसे पहले क्लास 9th का चैप्टर 1 हिस्ट्री से, जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसको आजकल सभी लोग वन शॉट बोलते हैं, तो हमारी तरफ से भी ये वन शॉट है। वन शॉट मतलब इसमें मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर की लगभग सारी चीज़ें बता दूंगा। एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी, शायद हिस्ट्री की एनसीईआरटी इतनी अच्छी तरीके से लिखी गई है कि इसमें सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन, जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है और जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो दिया हुआ है। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं पड़ती है कि आप कोई और बुक लें। और वैसे भी सोशल साइंस के लिए अगर आप और बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ रहे हैं अभी के लिए, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है अनलेस आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इसके बारे में जानने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं। इसके ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मतलब इसमें आप ऐसा नहीं होगा कि 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगी। दिस विल बी अराउंड 30 to 40 मिनट्स। बाइलिंगुअल होगी, हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है, और बाकी मैं समझाऊंगा आपको हिंदी में। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा कि आखिर क्या चल रहा था फ्रांस में। वी विल टेक इट लाइक अ स्टोरी, हम एक कहानी की तरह इसको फ्लो कराएंगे। और एनसीईआरटी में कहानी की तरह लिखा भी हुआ है। इसमें हमारा एक हीरो होगा, एक विलन होगा, कुछ लोग होंगे जो सपोर्ट करेंगे, सब कुछ एक कहानी की तरह ही फ्लो होगा। जितने भी लोग 9th के स्कूल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्वेश्चंस भी बना के रखे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे या फिर क्या कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे, तो उसके आंसर साथ साथ देते चलूंगा। आप लोग को दो चीजें करनी है। एनसीईआरटी की बुक अपने साथ रखिए, मैंने कुछ चीजें पहले से ही अंडरलाइन करके रखी हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे हाथ के हाथ, हम उसको याद भी कर लेंगे, रट भी लेंगे, तो उसको भी साथ साथ देखिएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ये कुछ तस्वीरें हैं। रिवॉल्यूशन मतलब क्या है? क्रांति। क्रांति कैसे होगी? जब बहुत सारे लोग मिल करके एक बहुत बड़ा चेंज लाएंगे, मतलब एक ऐसा चेंज जो एक सिस्टम को, एक पुराने चल रहे सिस्टम को जब वो बदल देगी, एक पुराने ट्रेडिशन को बदल देगी, तो वो बनेगा हमारा रिवॉल्यूशन। तो देखो आप यहाँ पे फ्रांस का झंडा दिख रहा है, ये एक आदमी ऐसे चढ़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एक आदमी आपको हर्ट दिख रहा है, यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इधर ये जेल तोड़ी जा रही है, बेस्टाइल स्टॉर्मिंग। कोइंसिडेंटली आपके एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के पहले पेज पे इसी वाले इंसिडेंट की बात की गई है कि बेस्टाइल स्टॉर्मिंग, आपको वो एनसीईआरटी पेज के नीचे दिखेगा, जेल टूटते हुए। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इन क्वेश्चंस के आंसर। अभी आप चाहें तो देख सकते हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके स्कूल के एग्जाम्स में। देखिए ये है टाइमलाइन, ठीक है। इस टाइमलाइन पे हम, ऐसा है कि इस टाइमलाइन पे हम आते रहेंगे बार बार, मतलब हम इनके बारे में पढ़ते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ फ्रांस के सोसाइटी में, कि फ्रांस की सोसाइटी अभी दिखती कैसी है, ठीक है। फ्रांस की सोसाइटी समझ लो ऐसा है कि फ्रांस की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हाँ 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब कि देखो 3 पार्ट है। पहला हो जाएगा आपका, आप लोग को पता होगा ये तो, अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा तो। पहला है क्लर्जी, दूसरा है नोबिलिटी, और तीसरा है आपका कॉमन पॉपुलेशन, ठीक है। आप पहले ये कहानी सीख लो, देख लो कि आखिर हम लोग किस सोसाइटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिवॉल्यूशन आया तो आया क्यों? रिवॉल्यूशन का मैंने मतलब आपको बता दिया। तो आखिर वो रिवॉल्यूशन, उस बड़े चेंज की, उस अपहीवल की जरूरत क्यों थी? आखिर लोग परेशान हो गए होंगे तभी उस अपहीवल की जरूरत होगी। तो पहले हम जानते हैं कि सोसाइटी अनइक्वल थी। सोसाइटी अनइक्वल मतलब वहां पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। एक क्लर्जी हो गया, नोबिलिटी हो गया, कॉमन पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तीनों सोसाइटीज के बारे में अभी हम जानेंगे कि ये 3 जो सोसाइटीज हैं, ये 3 सोसाइटीज की में कौन कौन था, कौन कौन होता था, कैसे कैसे लोग हुआ करते थे। तो उन 3 सोसाइटीज में हम ये जानेंगे कि क्लर्जी जो है वो चर्च वाले लोग थे, मतलब कि चर्च के लोग, जो प्रीस्ट हो गए या फिर चर्च के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे क्लर्जी में गिने जाएंगे, वो हाई एशेलॉन पे चले गए, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों हाई एशेलॉन पे इतना चर्च को रखा जाता था, क्लर्जी को रखा जाता था। उसके बाद से दूसरे पे नोबिलिटी आते हैं। नोबिलिटी क्या है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बहुत ज्यादा रिच लोग हो गए, उनके मिनिस्टर्स हो गए, राजा के, वो लोग नोबिलिटी में आते थे। और फिर तीसरा कॉमन पॉपुलेशन, जिसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास, उसमें ऐसा नहीं है कि वकील नहीं आएंगे, ये सब कॉमन पॉपुलेशन में ही आएंगे। कुछ ही लोग नोबिलिटी में होते थे, कुछ ही लोग क्लर्जी में होते थे, ठीक है। तो अभी आपको मैं समझाने के लिए सबसे पहले मैं ले चलूंगा एनसीईआरटी के पहले पेज पे, क्योंकि यहीं से कहानी की शुरुआत होगी।
इतने बढ़िया तरीके से, मतलब ऐसे किसी मूवी में ऐसा नहीं होता है कि शुरू में ही कोई एक ऐसा इंसिडेंट दिखा दो जिससे जनता हुक हो जाए। तो वैसे ही एनसीईआरटी के बुक में ये सबसे पहले ये फोटो दिखा दिया गया है, नीचे आपके यहाँ पे दिखाया जाएगा, जिसमें जेल टूटा है। ये मैंने उसका कलरफुल वो रखा हुआ है, इतना क्लियर नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जेल वेल टूटा है, यहाँ पे लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मैंने इसके पहले भी आपको दिखाया था। ये ऐसे मैं अंडरलाइन किया रहूंगा, आप इसको देख के अंडरलाइन कर सकते हैं। प्लस मैं ये सेम अंडरलाइन करके हाईलाइट करके आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, मैं लास्ट में बता दूंगा टेलीग्राम आईडी, उसमें आप जा करके सेम अंडरलाइन पढ़ सकते हैं और आप उसको अपने बुक पे अंडरलाइन कर लीजिएगा। वही चीजें बार बार रिवाइज कीजिएगा तो जल्दी से याद हो जाएगा। मेन चीज है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के डेट्स याद रखना और क्या क्या कैरेक्टर्स या फिर कब चीजें कैसे बदली वो हम लोग को याद रखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिवॉल्यूशन क्या होता है। देखो रिवॉल्यूशन का मैंने आपको बता दिया कि बहुत बड़ा चेंज अगर लाते हो आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम में तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रिवॉल्यूशन वायलेंटली भी लाया जा सकता है, नॉन वायलेंटली भी लाया जा सकता है। मैं आपको ये समझाना पहले चाहूंगा कि हमारे इंडिया में उसको फ्रीडम स्ट्रगल कहा जाता है, उसको इंडियन रिवॉल्यूशन नहीं कहा जाता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब होता है कंप्लीट चेंज। मतलब आप देखोगे कि वहां पे एक सिस्टम को हटा दिया जाएगा। ठीक है, और इंडिया में क्या हुआ, हम धीरे धीरे स्ट्रगल करते करते अपना इंडिपेंडेंस हम पाते हैं। ठीक है, इनका क्या है कि इनके फ्रांस में राजा लड़ाई कर रहा है, उस राजा से ये लोग वो करेंगे, आजादी पाएंगे। तो अभी देखिए, अभी हम समझते हैं कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी है। मैंने आपको बताया 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अब 3 पार्ट में डिवाइडेड है तो 2 पार्ट तो एकदम मजे में जिएंगे, ऊपर वाले क्लर्जी और नोबिलिटी। सारा प्रेशर किस पे आएगा, इस पे कॉमन पॉपुलेशन पे, मतलब जो मिडिल क्लास है और जो लोअर क्लास है वहां पे उसको। तो सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि फ्रांस में सरकार कैसी थी। देखो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आपको मैं किसी एक वीडियो में पढ़ा दूंगा, अभी उसका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में जानिए आप। मोनार्की, मोनार्की मतलब होता है जहां पर राजा और प्रजा का सिस्टम है, उसको मोनार्की कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं मोनार्की के बारे में। मोनार्की क्या है, मोनार्की में राजा और प्रजा का सिस्टम होगा। मतलब राजा अपने ऊपर हो गया, वही डिसीजन मेकिंग बॉडी हो गया, और उसके नीचे ये प्रजा हो गई। ठीक है, वो डिसीजन मेक लेगा और फिर साथ में प्रजा को उसको फॉलो करेगी। प्रजा के पास कोई अपना राइट नहीं है, कोई डेमोक्रेसी जैसे हम लोग के पास राइट टू स्पीच है, फ्रीडम है, ऐसा कुछ नहीं है। राजा जो कहेगा प्रजा को वो मानना ही पड़ेगा। तो ये हो गई मोनार्की। इसको करते हैं अब्सोल्यूट मोनार्की। हम फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि इसको अब्सोल्यूट मोनार्की कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपना टाइमलाइन पे चलते हैं, जानते हैं कि टाइमलाइन पे क्या हो रहा है। ठीक है, मैं यहीं पे आपको टाइमलाइन नोट करवाऊंगा। ठीक है, पूरा जो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसको आप लोग ध्यान से अपने कॉपी पे ऐसे ही बना लीजिएगा, मैं बाद में बनाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं 1789 में। 1789 में क्यों चल रहे हैं, 1789 ही वो साल है जहां पे आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत दिखेगी। तो इसको याद रख लेना। देखो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा पहला चैप्टर है, 1 हो गया। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा पहला चैप्टर है, उससे 1 याद रख लेना। उसके बाद से 7, 8, 9, अब ये कैसे याद रखे भाई, 1 हमारा पहला चैप्टर है, हमको उस तरीके से याद हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 7 क्या है, थला, थला फॉर अ रीजन से आप लोग 7 याद रखेंगे। ठीक है, तो 1, उसके बाद थला फॉर अ रीजन से 7, और फिर 7 के बाद एक एक वर्ड बढ़ाते जाओ, 7, 8, 9। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789, यानी कि 1789 में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत देखेंगे। ठीक, अब देखो शुरू करते हैं 1789। ठीक है, में हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। स्टार्ट कैसे होता है, उसके पहले हम एनसीईआरटी का पहला जो वो पन्ना था ना, उसको छोड़ के जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, आप देखिए ये है, यहां से हम अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। अब आपका चैप्टर शुरू होता है कि 1774 में, सबसे पहले आपको याद रखना है 1774 में लुई 16 को बॉर्बन फैमिली, जो अभी हम बॉर्बन बिस्किट खाते हैं ना, ये वही बॉर्बन फैमिली है। ठीक है, बॉर्बन बिस्किट वाला बॉर्बन फैमिली, याद भी रख सकते हो वैसे कि बॉर्बन बिस्किट वाला बॉर्बन फैमिली का लुई 16 राजा बना था। ठीक है, लुई 16 1774 में बॉर्बन फैमिली का जो किंगडम था उसी का राजा बना था। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1774 में बॉर्बन फैमिली का राजा बनेगा। ठीक है, लुई 16। ये आदमी आपको याद रखना है, ये आदमी बनेगा सारे फसाद की जड़। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक, मतलब जो एक हमारी कहानी का विलन होगा वो होगा लुई 16। ठीक है, तो अभी 1774 में बॉर्बन फैमिली का लुई 16 आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो लुई 16 आपको मैं दिखा देता हूं कैसा दिखता था। ये देख लो इसको, ये बढ़िया भोला चेहरा है इसका,
लुई 16 है, ये बेवकूफ आदमी था, मतलब सही में बेवकूफ था। आप इसके बारे में पढ़ोगे तो इसकी ऐसी ऐसी बचकानी हरकतें हैं। ये 20 साल की उम्र में एक तो राजा बन गया, देखो यहाँ पे 20 ईयर्स ओल्ड, वो 20 साल की उम्र में राजा बन जाता है और फिर शादी भी हो जाती है इसकी। एंड ही वाज अ किड बाय माइंड, वो बच्चा था एकदम अपने, उसको क्या ही राजा बना दिया गया। एक हमारे यहाँ भी अकबर राजा बना था एट अ वेरी यंग एज, और फिर ये लुई 16 दे दो, उसके कितने साल बाद बना, फिर भी गधा राजा था ये। तो अब हम आते हैं, ये ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, याद रखना ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, ये मतलब अब से याद रखने वाली चीज नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रिया अगले साल आप लोगों को बहुत सुनने में आएगा ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से इसने शादी की थी, ठीक, ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से इसने शादी की थी। तो लुई 16 हमारा राजा है, मोनार्की चल रही है, एब्सोल्यूट मोनार्की, 1774 ईयर है, ठीक है। उसके बाद से ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से इसने शादी कर लिया, सब ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। उसके बाद से लुई 16 जब राजा बना ना, तो खजाना खाली हो गया था। खजाना खाली होने का मतलब कि पूरे खानदान में, बॉर्बन फैमिली में जितने भी किंग्स थे, उन लोगों ने खजाना खाली कर दिया था। अब ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि खजाना कैसे खाली हुआ। खजाना ऐसे खाली हुआ कि उस समय ब्रिटेन बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से डेवलप हो गया था। डेवलप होने के कारण अभी अमेरिका, जो उस समय का नॉर्थ अमेरिका था, वो अभी अनटच था, वहां पे सिर्फ ट्राइबल लोग रहते थे। तो वहां पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। ब्रिटेन जब कब्जा कर लेता है तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस दो ही ऐसे देश रहते हैं जो बड़े उस समय अमीर रहते हैं। तो फ्रांस क्या करता है, फ्रांस मतलब ये बोलता है, वो हमारे भोजपुरी में है कि खेलम तो खेलम नहीं तो खेलवा बिगाड़, ठीक है। तो वैसे ही वो खेलने नहीं देता है और खेल भी बिगाड़ देता है। वो कैसे होता है, देखो, वो अमेरिका में ब्रिटेन राज कर रहा होता है, फ्रांस क्या करता है कि चलो भाई अगर हम अमेरिका पर रूल नहीं कर सकते तो पहले ब्रिटेन को हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब पढ़ोगे तो उसमें देखो कि ब्रिटेन को हटाया जाता है। तो अब फ्रांस क्या करता है, अंदर ही अंदर जाके अमेरिकन लोगों को ये तैयारी करा रहा होता है कि तुम ब्रिटेन से आजादी पालो, ठीक है। अब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के दुश्मनी में जा करके, हमारे पास प्राइम एग्जाम्पल है अपना पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि सिर्फ इंडिया को कमजोर करने पे लगा हुआ है, खुद को ताकतवर नहीं बनाना, उसको हमको कमजोर करना है। वैसे ही फ्रांस जो था वो ब्रिटेन को कमजोर करने पर लग गया कि चलो यार अब हम पहले उसको बर्बाद करते हैं। उस बर्बादी के चक्कर में खुद बर्बाद हो गया। अब तुम बताओ, कोई कंट्री अगर वॉर करा रही है दूसरे कंट्री में, तो उसका पैसा तो खर्चा होगा। अब वो पैसा आता कहां से था, एक तो ये जितना टैक्स वैक्स लेते थे उससे पैसा आता था, प्लस राजा ने, इसके पीछे के भी राजाओं ने खूब कर्जा लेकर रखा था बड़े बड़े मनी लेंडर्स से। तो उस कर्जा लेने के कारण प्लस टैक्सेस के खत्म होने के कारण अब ये पूरा कंगाल था। पूरा जो बॉर्बन किंगडम था, अभी फ्रेंच किंगडम था, वो कंगाल हो गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अमेरिकन रिवॉल्यूशन में फ्रांस जो था उसका बहुत बड़ा रोल था, जिसके कारण उसका खजाना खाली हो गया। अब खजाना खाली से याद रखना, खजाना खाली होने के बाद ही किंग को जरूरत पड़ेगी टैक्सेस बढ़ाने की, क्योंकि जब तक पैसा रहता है तब तक टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पे है कि अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अमेरिका को कॉमन एनिमी ब्रिटेन से आजादी दिला दी गई। ये देखो लाइवर्स, एक ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि लाइवर्स जो है वो वहां की करेंसी थी, ठीक है। उसको लाइवर बोलिए, लीवर बोलिए, जैसे बोलना वो बोलो, ठीक। उसके बाद से 2 बिलियन लाइवर का इन लोग के पास वो था, कर्जा था। 10% इंटरेस्ट पे इन लोगों ने उठा लिया था। अब 10% इंटरेस्ट पे 2 बिलियन आप कर्जा ले लिए हो, कैसे भरोगे भैया, ठीक है। उसके बाद से भरने, पूरी सोसाइटी अनइक्वल है, 3 स्टेट है, भरने वाले सिर्फ तीसरा स्टेट टैक्स भरेगा। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट तो मजे कर रहा है। फर्स्ट स्टेट एक तरीके का टैक्स लेता था, उसका नाम था टिथेस, ठीक है। टिथेस ऐसा होता था कि फार्मर्स का 10% प्रोड्यूस, मान लो मैंने 1 किलो दिया है ना, तो 100 ग्राम प्रोड्यूस क्लर्क चर्च को मुझे देना पड़ेगा, क्लर्जी को मुझे देना पड़ेगा। तो टिथेस वो था, टिथेस वो टैक्स था जो चर्च ले जाती थी। नोबिलिटी भी अपना भाई कर्जा वर्जा देती थी, उसके बाद से जो टैक्सेस भरे जाते थे वो नोबिलिटी ले जा रही है, ये ले गई। बचा थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट ही तो सारा पैसा देगा, सारा टैक्स तो थर्ड स्टेट ही देगा, ठीक है। तो क्लर्जी ले गया, नोबिलिटी ले गया, किंग ले गया। आखिर किंग को भी अपने पैलेस में देना है ना, सैलरी वैलरी देना है, उसको भी अपना खर्चा है। तो ये सारे खर्चे आएंगे कहां से, एक स्टेट से, थर्ड स्टेट से। थर्ड स्टेट इन लोगों को सारा पैसा दिए जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे 3 स्टेट्स एंड ओनली 1 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। इसको ओल्ड रिजीम कहा जाता है। जब सोसाइटी अनइक्वल थी और वो 3 भागों में थी, तीसरा स्टेट पैसा दिए जा रहा है, उसको ओल्ड रिजीम कहा जाता था। ये एक और बार इसकी शक्ल देख लो, ज्यादा जरूरी आदमी है, ठीक है।
उसके बाद से देखो, एक तो पहले खजाना नहीं है, पैसा नहीं है, उसमें कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला कैसे हुआ? 1715 में पॉपुलेशन रहती है फ्रांस की 23 मिलियन, यानी कि 23 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 3 मिलियन में 30 लाख, तो 2 करोड़ 30 लाख पॉपुलेशन रहती है। और अचानक से वो 50 लाख की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। 5 मिलियन का गैप हो जाता है, 50 लाख की वृद्धि हो जाती है 1789 में। इतने ही सालों में, लगभग 70 साल में 50 लाख लोग बढ़ गए। 70 साल में 50 लाख लोग बढ़ने को रैपिड इंक्रीज कहा जाता है। सोचो कितना ज्यादा और अनाज लगेगा। वैसे ही फ्रांस का खजाना खाली है, अमेरिका को आजादी दिलाते लाते खुद गुलाम हो गए, ठीक है। उसके बाद से अब भाई जब वो कमाएंगे, कैसे कमाएंगे? तभी जब पैसा आएगा। अब क्या है कि थर्ड स्टेट सारा टैक्स भर दे रहा है, ठीक, उसके पास पैसा है नहीं। ऊपर से जो वहां पे फैक्ट्री वर्कर है या जो वर्कर है जो काम कर रहा है, उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, उसकी सैलरी वैसे की वैसे रखी गई है। सालों साल काम किए जा रहा है, सैलरी उसकी वैसी की वैसी है। अब मान लो इस साल भी मैं 10 रुपया कमाऊं, अगले साल भी 10 रुपया कमाऊं। आलू इस साल 2 रुपया, अगले साल 3 रुपया, उसके अगले साल 4 रुपया। इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन कुछ सुधार नहीं हो रहा है सैलरी में। तो क्या होगा? पहले तो आपने टैक्सेस बढ़ाए, ठीक, वेज घटाए। घटाए मतलब कि इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाए नहीं, महंगाई के हिसाब से बढ़ाए नहीं। टैक्स बढ़ता जा रहा है, कमाई घटती जा रही है। क्या होगा? सब्सिस्टेंस क्राइसिस होगा। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। मतलब कि एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आप बेसिक रोटी कपड़ा और मकान, अमिताभ बच्चन का दिया हुआ डायलॉग, रोटी कपड़ा और मकान भी आपको नसीब ना हो, उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। तो अब वहां पे लोगों के पास पैसा नहीं था कि वो भाई कुछ भी खरीद सके। एक नॉर्मल रोटी खरीदने के पैसे के लिए उन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा, सैलरी है नहीं, पैसा, महंगाई बढ़ता जा रहा है, टैक्स उधर से देना ही देना है। ऊपर से अब एक नया आएगा, एक नया प्रॉब्लम आएगा लोगों के पास। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजाजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। अब क्या है कि लोगों को दिख रहा है कि हमारा सैलरी नहीं बढ़ रहा है, घटता जा रहा है, और हमारा टैक्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चर्च एकदम अपनी मनमानी पे किए जा रही है कि हमको टैक्सेस दो, नोबिलिटी वाले अलग टैक्स मांग रहे हैं, तो एकदम परेशान है। अब जो मिडिल क्लास है वहां का पढ़ाई लिखाई कर रहा है, भाई मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है। पढ़ाई लिखाई करने से क्या होता है कि आपको ज्ञान आता है, जैसे अभी आपको ज्ञान आ रहा है। तो 18th सेंचुरी यानी कि 1700 वाला, 1701 से लेकर के 1800, मैं अपनी क्लास में 17th सेंचुरी समझाने का एक एग्जांपल देता हूँ, आपको बताता हूँ। आप सभी लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे, अभी अभी कोहली भाई ने संन्यास ले लिया, तो उसमें उनका सेंचुरी हम लोग गिनते हैं, 81 सेंचुरीज हो चुकी थी। तो 81 सेंचुरीज मतलब क्या है? 81 ही हुई थी शायद, पता नहीं। 81 सेंचुरी मतलब 8100, ठीक है। तो अगर हम कोहली भाई के पहले सेंचुरी पे चले, फर्स्ट सेंचुरी पे, तो यानी कि उन्होंने 0 से 100 मारा होगा, तब उनकी फर्स्ट सेंचुरी हुई। सेकेंड सेंचुरी पे जाएंगे तो 101 से 200, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट सेंचुरी हो रहा है तो 0 से 100 लेंगे, ये फर्स्ट यहाँ आएगा 1, सेकेंड लेंगे तो यहाँ 2 से शुरू होगा। मतलब कि हम जो नंबर यहाँ रहता है वो नंबर बाद में रहता है। जैसे अभी हमारा 21st सेंचुरी चल रहा है, मतलब कोहली भाई अगर 21st सेंचुरी मारेंगे तो 2000 से 2100 उनको मारना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 ये है 21st सेंचुरी। तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 18th सेंचुरी, मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मतलब 1701 से लेकर के 1800, ठीक है। 18 यहाँ पे आ रहा है, 18th सेंचुरी, ऐसे ही याद रखना, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया हो, हालांकि समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। तो जब ग्रोइंग मिडिल क्लास बढ़ता है, मिडिल क्लास बढ़ता है, पढ़ाई जब होने लगती है ना, तो फिलोसफी जगती है, और फिलोसफी जब जगती है ना, तभी रिवॉल्यूशन होता है। बिना पेन के रिवॉल्यूशन होना मुश्किल है। मुश्किल क्या है, नामुमकिन है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो अब क्या था ना, मैं आपको अब बताता हूं कि क्लर्जी यानी कि चर्च को क्यों इतना भाव दिया जाता है। तो देखो, रिलीजन के नाम पे सबसे आसानी से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और राजा उस समय का ये जान चुका था ये बात। पूरे बॉर्बन फैमिली वाले क्लर्जी को इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्लर्जी में जो प्रीस्ट बैठा हुआ है, लोग उसकी बातें मानते हैं। प्रीस्ट क्या करता था? अरे राजा साहब तो डिवाइन पावर वाले हैं, खुद भगवान ने कहा है कि इनको ही राजा बनाओ, यही तुम्हारी देखभाल करेंगे। इनकारनेशन तक बात चली जाती थी कि अवतरित हुए हैं या अवतारित हैं। तो ये सारी बातें क्लर्जी के द्वारा कही गई, सोसाइटी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती थी। तो इसके कारण वो लोग क्लर्जी को एकदम ऐसे बिल्ली की तरह की, नहीं नहीं भाई तुम पैसा रखो, बस हमारे बारे में बोलते रहो। नोबिलिटी तो भाई अमीर पहले से था, उसको और अमीर बनाया जा रहा था, क्योंकि अमीर लोगों की सरकार हमेशा रहती है। इट इज ऑलवेज द कैपिटलिस्ट रूल, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जीन जैक्स रूसो की। जीन जैक्स रूसो ने उस समय एक वो लिखा था, रूसो ने एक किताब लिखा था, ठीक है। उसमें उसने फ्रीडम की, इक्वल जस्टिस की, इन सब की, इक्वल लॉज की, इक्वालिटी की, इन सब की बात की। लोग उसको पढ़ने लगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। फिर एक आता है, ये याद रखना भाई, कि रूसो, जे रूसो ने, मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लो, ये आ सकता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पता नहीं ये दिख रहा होगा या नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद से ये देखो, जॉन लॉक ने एक लिखी है किताब, ये आपके एनसीईआरटी में ही सब दिया हुआ है, मैं कहीं एक्स्ट्रा नहीं लिखवा रहा हूँ, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, याद रखना। ये दोनों बुक तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, पूछा जाएगा, एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा आपके स्कूल में कैसे भी। लेकिन ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक उतारे, ये क्या बताएंगे? जॉन लॉक साहब इसी के पीछे पड़ रहे थे, भाई डिवाइन पावर कुछ नहीं होता, भगवान किसी को नहीं भेजता है राजा बनाने के लिए, भगवान सबको इक्वल बना के भेजता है। जॉन लॉक इसी बात पर लॉक्ड थे। लॉक्ड किस बात पे थे? कि डिविनिटी कुछ नहीं होती है, डिवाइन पावर में कोई राजा थोड़ी बन जाएगा, सब तो भगवान के बेटे हैं, सब इक्वल है। रूसो साहब कहते थे कि इक्वालिटी ऑफ लॉ होनी चाहिए, लॉ के बराबर सब। तो अलग अलग जगहों पे डेमोक्रेसी और इन सब की बातें अब शुरू हो गई थी, ठीक है। तो इसी के कारण अब जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा सा उठने लगेगा, ठीक है। उठने लगेगा मतलब अब वो जागेगा। तो मिडिल क्लास धीरे धीरे अब अपग्रेड होने लगी है, पढ़ाई लिखाई करने लगी है। पढ़ाई लिखाई करने के कारण बुक्स पढ़ेगी। तो बुक्स हमने अभी तक, देखो लो भाई लोग, ये बुक्स ही आएगा आपके एग्जाम में, बुक्स पूछेगा। तो सबसे पहले आप जॉन लॉक की बुक याद रखना, अभी हमने पिछला पढ़ा था, है ना, ट्रीटीज वाला। दूसरा आप लोग रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, वो अभी आएगा। और तीसरा आप लोग मोंटेस्क्यू भाई साहब का ये वाला बुक याद रखना, जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस वाले में वो क्या लिखेंगे? सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताएंगे। जैसे हमारे इंडिया में है जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, वैसे ही सबसे पहले इसकी बात कही थी स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोंटेस्क्यू ने, डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों बुक्स पढ़ रहे हैं मिडिल क्लास, उसके कारण अब धीरे धीरे अपग्रेड होता जा रहा है फ्रांस और फ्रांस के लोग, ठीक। अब किताबें पढ़ी जाने लगी हैं। अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जब हम समझेंगे कि कैसे कैसे फ्रांस के अंदर चीजें घटित हो रही थी और कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही थी। हम लोगों ने पढ़ा कि मिडिल क्लास जो है वो धीरे धीरे पढ़ाई करने लगा है, बुक्स बनने लगी हैं, बुक्स पढ़ने लगे हैं, और लोग अब जागरूक होने लगे हैं कि अब हमको अपने राइट्स के बारे में पता चलने लगा है। और जब लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चलने लगेगा तो फिर वो विद्रोह करेंगे, एंड दैट रिजल्टेड इनटू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। लेकिन हम अभी के लिए, अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो आप लोग के लिए अगर बोरिंग हो गया होगा तो मैं आप लोग के लिए अभी पूरा एक रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फ्रांस में। फ्रांस में क्यों हुआ गरीबी? गरीबी हुआ क्योंकि फ्रांस को जिद थी, वो खिलौने थे कोई गाड़े वाला, कि हम अमेरिका को इंडिपेंडेंस कराएंगे ब्रिटेन से। ब्रिटेन से इंडिपेंडेंट कराने के चक्कर में उनका पूरा हो गया खजाना खाली। खजाना खाली हो गया, उसके बाद से वो टैक्सेस बढ़ाने लगे। टैक्सेस बढ़ाने लगे, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही थी, लोगों के अंदर गुस्सा आएगा, लोग किताबें पढ़ने लगे। किताब में उन तीन लोगों ने, मोंटेस्क्यू भाई ने, रूसो ने और जॉन लॉक ने, उन तीनों ने डिवीजन ऑफ पावर, इक्वालिटी, डिविनिटी को रिब्यूट कर दिया एकदम से। तो इससे क्या होगा? लोगों के अंदर अब अपने राइट्स को लेकर के, अधिकार को लेकर के भावना जगेगी, राजा के खिलाफ भावना जगने लगेगी। तो अब देखो, एक चीज और है जो इसमें अभी तक आप लोग के मिसिंग है, वो अभी इस बुक में बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। वो ऐसा है, HEGA, जो पढ़ना इसको पढ़ लेना। इसका है हाई स्टेट जनरल असेंबली, ठीक है। हाई स्टेट जनरल असेंबली मतलब क्या है? असेंबली मतलब होता है जहां लोग एक साथ कांग्रीगेट होते हैं, मतलब एक साथ जब आते हैं, मिलते हैं, तो उसको असेंबली कहा जाता है। तो हाई स्टेट जनरल असेंबली, जनरल असेंबली मतलब वहां पे आकर के लोग कानून बनता था। और अब हाई स्टेट जनरल असेंबली को बुलाएगा कौन? किंग बुलाएगा, ये याद रखना। बुलाएगा कौन? किंग बुलाएगा। इसके पहले 1789 में बुलाया गया, लेकिन उसके पहले 1613 में बुलाया गया था। 180 साल के अराउंड लगे हैं अगला HEGA बुलाने के लिए, ठीक है। तो 180 साल बाद बुलाया जा रहा है हाई स्टेट जनरल असेंबली को। क्यों बुलाया जा रहा है भाई? लुई 16 ने बोला कि चलो मीटिंग रखते हैं, मीटिंग रखते हैं। मीटिंग रखी गई, मीटिंग रखी गई। क्यों मीटिंग रखी गई? इसलिए रखी गई कि टैक्सेस बढ़ाना है। अब यही जो टैक्सेस बढ़ाने हैं, यहीं से तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि अभी तक सब इनफॉर्मल चल रहा था, लोग ऐसे धीरे धीरे चिंगारी जल रही थी। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद से अब असली आग फैलेगी और पूरे फ्रांस को रिवॉल्यूशनाइज कर देगी। तो आइए पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे
Rather, he had to call a meeting of the States General, which would then pass his proposal for new taxes. राजा के पास पैसा नहीं है भाई, अमेरिका के लड़ाई में खत्म हो गया, बची कुची सैलरी देने में चला जा रहा है, और कुछ राजा के खर्चे हैं अपने में जो उनकी अय्याशियां हैं, उनके चक्कर में सारा का सारा पैसा फ्रांस का खत्म हो गया है। ठीक है, तो 1614 में इसको बुलाया गया था। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे 1614 दिया हुआ है, तो 1614 आप लोग ये याद रखिएगा, कोई भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे 1789 में आपका कोई भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, 1789 में कोई इवन नंबर नहीं है। 1789 में एक 8 है। ठीक है, लेकिन ये आपको मैंने याद करने का तरीका बताया है। 1 मतलब पहला चैप्टर, 7 मतलब थला फॉर अ रीजन, 1789 से आप याद रखेंगे। वैसे ही हाई स्टेट जनरल असेंबली का मीटिंग 1614 1614 को हाई स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग इसके पहले बुलाई गई थी। अब उसके 180 साल बाद से अब फिर बुलाई जा रही है 1789 में। ठीक है, 185 साल, टू बी वेरी एक्यूरेट 185 साल लग रहे हैं। ठीक है, अब हम अपने टाइमलाइन में ऐड भी कर लेते हैं इसको, जो हमारा हमने टाइमलाइन बनाया था। ठीक है, इसमें 1774 के पहले ऐड कर लो, इसके पहले ऐड कर लीजिए 1614 में हाई स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग। अब इस हाई स्टेट जनरल असेंबली की कहानी सुना देता हूँ। हाई स्टेट जनरल असेंबली ऐसी है कि यहाँ पे 3 गुट है। वैसे ही आपको मैंने बताया फ्रांस सोसाइटी 3 भागों में बटी हुई है, पहला है क्लर्जी, दूसरा नोबिलिटी, तीसरा वो। अब इस 3 गुटों में ना देखो मीटिंग ऐसे बुलाई जा रही है, ये मान लो रूम है। ठीक, यहाँ राजा साहब बढ़िया हमारे लुई 16 साहब बैठे हुए हैं। ठीक, ध्यान से देखना, 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बैठ रही है हमारी क्लर्जी, यहाँ पे बैठ रही है नोबिलिटी, और यहाँ हमारा बैठ रहा है कॉमन पॉपुलेशन। बैठ नहीं रहा है, खड़ा है, क्योंकि बैठने की ताकत नहीं दे सकते इन लोग को, कॉमन पॉपुलेशन को। एक तरफ क्लर्जी, दूसरी तरफ नोबिलिटी, पीछे खड़ा है कॉमन पॉपुलेशन। एक और चीज ध्यान देना, ये कॉमन पॉपुलेशन की जनसंख्या है 600, इसका है 300, इसका है 300, क्लर्जी का 300, नोबिलिटी का 300, इसका 600। अब तुम सोचोगे कि यार 300 300 600, इसका भी 600, वोटिंग होगी तो 600 वाला जीत जाएगा। हाई स्टेट जनरल असेंबली को बुलाया इसलिए जाता था कि अगर कोई कानून है उसको पास करना है तो उसमें ये तीनों ग्रुप्स आएंगे, वोटिंग होगी, और वोटिंग में जो जीतेगा उसकी बात मान ली जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या चक्कर है, रूसो ने बोला था ना कि सबका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, जो हमारे इंडिया में अभी भी है, कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, ब्राह्मण हूँ, दलित हूँ, हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, कुछ भी हूँ, मेरे 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू ही रहेगा। ठीक है, इट डजंट डिपेंड ऑन एनीथिंग। मेरा 1 पर्सन अगर मैं हूँ तो मेरा 1 वोट है, 1 वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि 300 ये हो गए, 300 ये हो गए, 600 कॉमन पॉपुलेशन होगा। मैं अपने आप को कॉमन पॉपुलेशन में मान लूँ भाई, हम तो जीत जाएंगे क्योंकि हम 600 इनमें से 1-2 को खरीद लेंगे, नहीं खरीदेंगे ये क्या पता दवायालु आ जाएंगे। लेकिन यहाँ एक स्कैम था, वो स्कैम ये था कि आप क्लर्जी हैं, आपके पास 300 लोग हैं, लेकिन आप वोट कितना देंगे? 1। आप नोबिलिटी हैं, आपके पास 300 लोग हैं, आप वोट कितना देंगे? 1। आप कॉमन पॉपुलेशन है, आप 600 लोग हैं, लेकिन आप वोट कितना देंगे? 1। ये एक गिमिक था, राजा के द्वारा बुलाया जाने वाला गिमिक था कि मैं बुलाऊंगा सबको, लेकिन हर बार क्लर्जी और नोबिलिटी थोड़ी मना करेंगे टैक्स बढ़ाने से, ये दोनों हर बार बोलेंगे। तो 2:1 का हमेशा से रेशियो बनेगा, 1 वाला हमेशा हारेगा, कॉमन पॉपुलेशन हमेशा हारेगा, 2 वाला हमेशा जीतेगा। तो क्लर्जी नोबिलिटी हर बार जीत जाते थे। ठीक है, और कॉमन पॉपुलेशन फंस के रह जाता था। तो हाई स्टेट जनरल असेंबली को 1614 में बुलाया गया था, उसके बाद से बुलाया जा रहा है 1789 में। ठीक है, ये वाला है हमारा अगला टाइमलाइन का प्रोसेस। ये इसको सारा कर देते हैं इरेज। ठीक है, अब देखो 1789 हमारा अगला टाइमलाइन है। 1789 हमारे अगले टाइमलाइन में क्या हो रहा है? HEGA को बुलाया जा रहा है। इसका मैं अभी आपको याद करने का भी तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद करना है 1614 1774 1789। अब देखो इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ मैं। 1789 आपको बता चुका हूँ, पहला चैप्टर थला फॉर अ रीजन 1789, उसको 15 साल पहले जाना है आपको। उसके 15 साल पहले आपको जाना है तो 1774 में बॉर्बन फैमिली का लुई 16 को राजा बनाया गया था, उसके 20 साल की उम्र में। चलो उसके और पहले चलो, 180 साल पहले चलोगे तो आ जाएगा, 170 साल पहले चलोगे तो
160 साल पहले, 160 साल पहले चलोगे तो 1614 में HEGA का मीटिंग। तो याद कैसे करोगे, 1614 पहले याद कर लो, फिर 16 है 160 साल बाद, यानी कि 1774 में वो राजा बन गया। उसके बाद थला फॉर अ रीजन वाला 1789 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया अभी तक का टाइमलाइन, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको फिलोसोफर्स का रोल बताया था ना, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, 10th के बोर्ड्स में भी आता है और ऐसे भी 9th के क्वेश्चंस में आता है कि फिलोसोफर्स रोल क्या है। मैं आपको 3 फिलोसोफर्स बता रहा हूँ। रूसो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एक है भैया मेरा बहुत बढ़िया कोट, मुझे ये लगता है कि आई विल डिसअप्रूव ऑफ व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। मतलब मैं तुम्हारी किसी बात से असहमत हो सकता हूं, तुम मेरी बुराई भी कर रहे हो तो भी मैं असहमत तो हूंगा भी, लेकिन अगर ये तुम्हारे बोलने के अधिकार पे बात आ गई और भले तुम मेरी बुराई कर रहे हो तो भी मैं तुमको डिफेंड करूंगा, तो भी मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, तो भी मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। मतलब क्या है, राइट टू स्पीच। तो जो ऐसे पावरफुल कोट्स जब दिए जाएंगे मिडिल क्लास को, तो वो उठेगा नहीं, वो रिवॉल्यूशन नहीं करेगा। ऐसे ही मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, वोल्टायर, मोंटेस्क्यू, रूसो, जॉन लॉक, ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट और वो थे उस समय, पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो आज भी यूपीएससी के सिलेबस में खूब पढ़ाया जाता है। यूपीएससी के पीएसआईआर ऑप्शनल में, मतलब 500 नंबर के पेपर में जो आपको आईएएस बना सकता है, उसमें जॉन लॉक को, मोंटेस्क्यू को, इनको पूरी जीवनी इनकी पढ़ाई जाती है, तो जाके आप आईएएस बनते हैं, और वो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में हम जब यहाँ पे पहुंचते हैं, नहीं रुक जाओ, ज्यादा आगे बढ़ गए, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझ लो, ये फ्रांस का ना पूरा वो है, मैप है, जो अभी तो बिल्कुल ही मैच नहीं करेगा, क्योंकि अब फ्रांस अलग है। अभी तुरंत हम लोग जब पढ़ेंगे तभी भी फ्रांस अलग हो जाएगा। हम लोग ने HEGA पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ देखो HEGA के बारे में बताया गया है 5 में 1789, 5 में 1789, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको 1614 बता चुका हूँ। ये देखो, एक याद रखना है आपको, 0505। ज्यादा डेट्स याद करने हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, लेकिन आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे। 0505 ये याद रखना है आपको। 5 मई इस 0505 में हाई स्टेट जनरल असेंबली का मीटिंग हुआ था। तो 0505 में ये याद रखना, 0505 मीटिंग अब होती है 0505। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को इरिटेट हो और याद हो जाए। तो HEGA की मीटिंग बुलाई गई, सबसे पहले यहीं से शुरुआत होगा, सारे टाइमलाइन का यहीं शुरुआत होगा। 0505 1789 को HEGA की मीटिंग बुलाई जाती है। उस दिन वोटिंग होती है, 2:1 में वो वोटिंग से जीत जाते हैं और टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है। देखो यार, जनरल टू पास प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस, 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच से 600 आए थे, कॉमन पॉपुलेशन थे। 40,000 लेटर्स लिखे गए राजा को कि भैया हम चाहते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाला हो, क्योंकि अब मिडिल क्लास पढ़ने लगा था। रूसो ने उसके बाद की थी डेमोक्रेसी की, लेकिन राजा मानेगा नहीं। राजा मानेगा नहीं तो पीछे जो खड़े लोग हैं वो लोग प्रोटेस्ट के तहत आगे बढ़ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और ये जो मैंने आपको बताया रूसो की बुक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मेंशन है। देखो मैं एनसीईआरटी से बात कुछ नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को सब इसमें दिया हुआ है। 1774 में राजा बनता है, 1789 में कॉन्वोकेशन ऑफ द स्टेट जनरल असेंबली, कॉन्वोकेशन मतलब बुलाया गया उसको। थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, चलो ये तो अभी पढ़ना है हम लोग को। पहला डेट 0505 1789, ये आपका पहला, अब शुरुआत होगी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। अब देखो तो दिखाता हूं। अब यहां से हम लोग ना 2 हीरोज आएंगे, आप लोग उनके बारे में भी पढ़ा देता हूं। ये देखो 2 हीरोज आने वाले हैं। 5 मई आप लोगों ने पढ़ लिया 0505, ठीक है। अब आप लोग को अगला याद कराना है मुझे, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा 0505 में हाई स्टेट जनरल असेंबली, 0505 हाई स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग, ठीक है। इसके बाद से एक आप लोग को याद रखना है, आप लोग कई लोग इसमें 2006 के पैदा हुए होंगे या फिर नहीं भी होंगे, तो याद रख लेना, मान लेना कि 2006 में मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे ही मान लो कि मैं 2006 में पैदा हूँ, तो ये 2006 याद रखना है, ठीक है। 2006 दैट इज 20 जून। याद रखने का हिस्ट्री में और कोई बेहतर तरीका नहीं है, या फिर होगा तो आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अगर किसी का 20 जून को बर्थडे होगा तो उससे भी याद कर लेना कि 20 जून को, पहला हम लोगों ने याद किया 5 मई को हम लोगों ने हाई स्टेट जनरल असेंबली मीटिंग बुलाई। अब लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया गया।
किसी भी रिवॉल्यूशन में 2-3 लोग तो आएंगे जो ज्ञान देंगे, यहाँ पे भी 2 लोग आएंगे जो ज्ञान देंगे। तो हमारा पहला जो ज्ञानी आदमी आता है वो है मिराबियो, और दूसरा जो ज्ञानी आएगा वो है आबे सियेस। ये 2 हीरो मान लो इस मूवी के। विलन अपना पहले आ चुका था लुई 16, अब 2 हीरो आ गए हैं, मिराबियो और आबे सियेस। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी होता हो मुझे नहीं पता है, मिराबियो और आबे सियेस मैं कहूंगा, आप लोग भी इसी तरीके से कहिए जो भी आपका। देखिए मिराबियो जो था वो नोबिलिटी से था। आप देखो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी थे, अपर मिडिल क्लास से थे, विवेकानंद थे, वो भी बहुत ही अपर मिडिल क्लास से थे, रविंद्रनाथ टैगोर फैमिली का तो कुछ कहना ही नहीं है, बोस फैमिली का कुछ कहना नहीं है, दे वेर द रिच ऑफ द पीपल एट दैट टाइम। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब तक देखो किसी भी रिवॉल्यूशन में जब तक गरीब सह रहा है सहता रहेगा, लेकिन जब अमीर को ज्ञान आ जाएगा, वो राइट्स पढ़ लेगा और वो थोड़े सही दिमाग का होगा, तब आएगा रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे भी मिराबियो और आबे सियेस ये 2 लोग मिलकर के रिवॉल्यूशनाइज करेंगे फ्रांस को। कैसे करेंगे? लोगों को भड़का के राजा के खिलाफ। मिराबियो जो था वो नोबल फैमिली का था, लेकिन उसको ये पता चल गया था कि अब उसके फ्यूडल प्रिविलेजेस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके फ्यूडल प्रिविलेज का कोई मतलब नहीं है, वो बेकार चीज है, इक्वालिटी पे बिलीव करता था वो। तो वो पावरफुल स्पीचेस देने लगेगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वह HEGA कहाँ बुलाया जाएगा? भाई HEGA बुला तो दिया गया, कहाँ बुलाया जाएगा? कहाँ बुलाया जाएगा? वर्जलीज में बुलाया जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, वर्जलीज में बुलाया जाएगा। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 2 आएंगे ऐसे वर्ड, वर्जलीज और मर्जलीज। वर्जलीज में बुलाया जाएगा। HEGA की मीटिंग 0505 वर्जलीज में आती है, वहां पे वोटिंग होता है और राजा जीत जाता है, जनता हार जाती है। जनता के हारने के बाद टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं। इस टैक्सेस को देख करके 2 लोग आते हैं हीरो बन के, मिराबियो और आबे सियेस। मिराबियो और आबे सियेस दोनों ने मिल करके लोगों को भड़काया। वर्जलीज में ही जो HEGA था उसके ठीक सामने ही टेनिस कोर्ट हुआ करता था, वहीं पे ये लोग पैम्पलेट बांटेंगे। इस पैम्पलेट का नाम आपके MCQ में आ सकता है, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। ये किसने लिखा था? ये लिखा था आबे सियेस ने। ये किसमें का था? आबे सियेस प्रीस्ट था, जो क्लर्जी से आया हुआ है। तुम देखो, एक क्लर्जी का आ गया, एक नोबिलिटी का आ गया, कॉमन पॉपुलेशन ऑलरेडी परेशान है, अब तो रिवॉल्यूशन आ ही जाएगा, आ जाएगा। चलो, तो अब इन लोगों ने क्या किया है कि HEGA को खारिज कर दिया है, और उसी टेनिस कोर्ट में ये ओथ लेते हैं कि अब हम एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सुना होगा, BR अम्बेडकर जिसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो वैसे ही यहाँ पे नेशनल असेंबली बनाया जाएगा, वैसे नहीं, हम लोग उसका कॉम्प्लिकेट है, तो ये पहले हुआ था। तो नेशनल असेंबली बनाई जाएगी कॉमन पॉपुलेशन द्वारा, जहां पे अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया है। आप अभी तक देखो, मैं मेल ही पढ़ा रहा हूँ, कहीं फीमेल पढ़ाया, क्योंकि फीमेल का कहीं पे कुछ था ही नहीं, वहां पे फीमेल को राइट्स ही नहीं थे। वेस्ट अपने आप को इतना बड़ा फेमिनिस्टिक एजेंडा लेके चलता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1789 से लेकर के 1946 तक वुमेन को वेट करना पड़ा था अपने राइट टू वोट के लिए। देखोगे तुम लोग तो 1791 में या एक्चुअली में ठीक ठाक आजाद हो जाते हैं, तभी भी ये वोटिंग दे सकते थे। लेकिन इतना ज्यादा लंबा गैप क्यों? 150 साल के आसपास क्यों इन लोगों को ये लगने लगा कि इंसान है औरतें? That is a different thing to talk about. Later sometime we will talk. Now here we come. देखो ये सब जो है ना, मैंने ये जानबूझ के बॉक्स किए हुए हैं कि हो सकता है कि आपके स्कूल में या फिर एग्जाम्स में या फिर अलग अलग एग्जाम में या वर्ड मीनिंग भी जरूरी होती है, तो ये आप लोग याद कर लेना, यहाँ पे दिया हुआ है। मैं ये पढ़ाऊंगा तो ज्यादा टाइम जाएगा आप लोगों का। देखो अभी तक क्या हो रहा था, अब अभी तक हम लोगों ने 2 डेट जोड़े थे, 0505 2006। अब हम अपना फाइनल पढ़ेंगे जिस दिन सारी चीजें होती हैं। मैंने आपको सबसे पहले इस वीडियो के दिखाया था जेल टूटते हुए, उस जेल का नाम था बेस्टाइल, और इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे बेस्टाइल स्टॉर्मिंग। तो 20 जून से ये सारी चीजें शुरू हैं, 20 जून से माराधाड़ी चल रही है। अब क्या होगा कि 14 जुलाई को वो एकदम पीक पे चला जाएगा, और पीक पे जाने की वजह से अब जेल तोड़ा जाएगा, बेस्टाइल स्टॉर्मिंग होगा। ठीक है, बेस्टाइल स्टॉर्मिंग होगा। ये देखो इस फोटो में, यहाँ पे ये जेल तोड़ा जा रहा है, ये जो है वो जेल है। ठीक है, जेल क्यों तोड़ा जा रहा है भाई? जेल क्यों तोड़ा जा रहा है? ये आपके पहले पेज पे NCERT के अच्छे से समझाया हुआ है। जेल है, तोड़ा जा रहा है, नीचे फोटो है, अच्छे से आप जान सकते हो। जेल में एक तो आपको हथियार मिल जाएंगे, हथियार मिलेंगे तो आप लड़ाई कर सकते हो। ठीक है, फिर जेल जो था एक डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग को दिखाता था कि लोगों को कैद करके रख रहा है राजा। ठीक है, तो उस पावर के खिलाफ जब आप जाएंगे तो आप जेल तोड़ेंगे। तो लोगों ने क्या किया, तो 14 जुलाई को शुरू होगा अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस दिन क्या होगा? बेस्टाइल स्टॉर्मिंग होगा। आप देखो 14 जुलाई 1789 आपके बुक का सबसे पहला लाइन 14 जुलाई 1789 को शुरू होगा।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जेल तोड़ दी जाएगी, जेल टूटने की वजह से किंग के पावर को होगा। उसी दिन किंग ने भी ये आदेश दे दिया था कि जाओ गोली मारो लोगों को, शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया था। 4000 लोग, यहाँ पे पढ़ लेना, 7000 लोग मेन एंड वुमेन दोनों जुटे हुए थे। देखो वुमेन कभी लड़ाई में पीछे नहीं रहेंगी, ये लोग उनको हमेशा पीछे कर देंगे। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, अब हम लोग आ जाते हैं, जेल टूट चुका है, जेल टूट चुका है, अब हम लोग आगे आ गए हैं। जेल टूटने के बाद अब तुम देखो, अब राजा को समझ में आ जाएगा कि अब हमारी नहीं चलनी, तो अब फिर 4 अगस्त को, इसको याद रखने का ट्रिक देखो, 4 अगस्त को 0408, ठीक है, 1789 में ये सब हो रहा है, इतना ध्यान रखना, एक ही साल में ये सब हो जाएगा। 04 टू जा 8, 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, ठीक है। तो 4 अगस्त को राजा मान जाता है और अब्सोल्यूट मोनार्की से अब हम धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर बढ़ रहे हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना तो है नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कह ले, लेकिन अब हम अब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर बढ़ रहे हैं। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. अब जमींदारी सिस्टम, यानी कि जो अमीर लोग टैक्सेस लिए जा रहे थे उसको अब ब्लॉक कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। और 4 अगस्त से अब जो भी ये टैक्सेस बढ़ाने का, घटाने का ये सब था, अब वो नेशनल असेंबली के हाथ में चला गया। नेशनल असेंबली में कौन बैठेगा? कॉमन लोग बैठेंगे, ठीक है। टिथेस जो था, जो मैंने आपको बताया था, चर्च लेती थी 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, वो भी अबॉलिश हो गया। लैंड जो चर्च लिए पड़ा था वो भी सब उससे ले लिया गया। और 2 बिलियन का जो लाइवर था, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने अब ले लिया, अपने पास ले लिया, ठीक है। तो अभी तक फिर से हम चलते हैं और अपना याद कर लेते हैं। देखो, फ्रांस ने मोनार्की अबॉलिश कर दी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो का पहला पार्ट हम रखेंगे। उसके जाने से पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन ये आप लोग पहला पार्ट समझिए। अगले पार्ट में अब हम फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद क्या क्या होता है, नेपोलियन आएगा, फिर इसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में औरतों को राइट टू वोट कब मिलेगा वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाकी और भी जो डिटेल्स हैं, एग्जामिनेशन रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो आइए एक बार पहले हम रिवाइज कर लेते हैं अभी तक का टाइमलाइन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, बाकी आप लोग पार्ट 2 में देखिएगा। अब चलो इसी से पढ़ लेते हैं। देखो 1789 में 5 मई को 0505 मैंने आपको याद करने को बोला था, ठीक है। तो 0505 आप लोग याद करना, 0505, ठीक। 0505 को मीटिंग बुलाएगा स्टेट जनरल कन्वीन्ड बाय लुई 16 एट वर्जिलीज, वर्जिलीज भी याद रखना। उसके बाद से ये 17 जून को याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना आपके सिलेबस में नहीं है। 2006 मैंने बोला था, मेरा बर्थ ईयर मान लेना, अपना बर्थ ईयर मान लेना, किसी का बर्थडे हो तो याद कर लेना। 2006 में क्या होगा कि आपे सीएस और मिराब्यू बुलाएंगे टेनिस कोर्ट पे और वो लोग पैम्पलेट बांटेंगे, लोगों को उकसाएंगे। तो 14 जुलाई को जेल तोड़ दिया जाएगा। बस्टाइल नाम का जेल था, वो 14 जुलाई को तोड़ दिया जाएगा। 14 जुलाई याद करने का ट्रिक क्या था? 14/07, ठीक है। 7 2 जा 14, ऐसे याद रख लेना। 7 2 जा 14, 14 जुलाई। 0505 2006, 14 जुलाई। 14 जुलाई को क्या होगा? 14 जुलाई को जेल तोड़ दिया जाएगा, ठीक। ये तो हमारे हो गए इस 1789 के जो इंपॉर्टेंट डेट्स थे वो हो गया। इसके पहले 1614 को इसकी लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी HEGA की, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने की शुरुआत जो थी वो हुई थी लुई 16 जब राजा बनता है 1774 में। उसके पहले ही खजाना खाली हो गया था, तो उसके पहले से ही ये शुरुआत हो चुकी थी। खजाना कैसे खाली हो गया? अमेरिका को आजाद कराने के चक्कर में, ब्रिटेन से लड़ाई करने के चक्कर में फ्रांस ने पूरा खजाना खाली कर दिया। खजाना खाली कैसे किया कि लोगों को सैलरी देनी थी, आर्मी वालों को सैलरी देनी थी, प्लस वहां पे भी एम्यूनिशन भेजने थे अमेरिका में, तो उसके कारण पूरा पैसा खत्म। इन लोगों को लोन लेना पड़ा 10% इंटरेस्ट पे। इतना बड़ा लोन ले लिए 20 मिलियन लाइवर का कि भाई वो पूरा कैसे होगा? तो टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपने कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन पढ़ लिया है कि राजा के मिस मैनेजमेंट के कारण, वो जो फर्जी वॉर लड़ा उसके कारण इंक्रीज टैक्स करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? ताकि वो कर्जा भर सके। कर्जा भरने के चक्कर में लोग की सैलरी बढ़ नहीं रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। मतलब क्या है? डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई वैसी की वैसी ही है, ठीक है। और एग्रीकल्चर में भी कोई ज्यादा वो नहीं है। मनी लेंडर्स जो फ्यूडल सिस्टम है वो अपना टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। इस चक्कर में पैसा खत्म है लोगों के पास। जब लोगों के पास पैसा खत्म होगा, रोटी कपड़ा और मकान पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस मैंने आपको बताया था, उस पर सवाल उठेगा, तो लोग विद्रोह करेंगे। तो उस विद्रोह का नाम होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये था आपका हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पहला पार्ट।
अब हम अगले पार्ट में इसके बाद से गिलेटिन मशीन के बारे में पढ़ेंगे जो गला काट देती है, ठीक है। रॉबस्पियर के बारे में पढ़ेंगे जो कि टायरन हो जाएगा डेमोक्रेसी की बात करते करते, और वो फिर बोलेगा भी कि डेमोक्रेसी में टायरनी जरूरी भी है। तो ये सारी चीजें आपको अगली बारी गले काटने की मशीन वाले से लेकर के उस मतलब टू स्वॉर्डेड बात को लेकर के सब बात होगी, और फिर हम लोग सारे डेट्स एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो आप स्विच कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।